एक लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, आंसर इसका A, C एंड D है। ठीक है, बताओ मुझे, बताना है या आ रहा है समझ में? ए ऑप्शन तो समझ में आ ही रहा है सीधे सीधे। एक्चुअली क्या है ना कि ए है, इसके बाद बी सी डी है, ध्यान से देखो तो तीन पैरेलल में हो गई, और फिर इसके बाद ई है। तो ए और ई में से तो हीट फ्लो सेम ही होगा, नहीं होगा? बोलो। इसके बाद हीट फ्लो सी से जो होगा वो कह रहा है कि बी और डी के बराबर आएगा। तो ऐसा तब हो सकता है जब इनके रेजिस्टेंस बराबर हो। तो पॉसिबिलिटी आएगी क्या ऐसी? बोलो। रेजिस्टेंस हम बी का क्या लिखेंगे? बी का रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे 4L/3KA। क्यों भाई? सी का रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? सी का रेजिस्टेंस लिखेंगे 4L/4K, और क्या एरिया भी ट्वाइस होगा? और डी का रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? डी का रेजिस्टेंस लिखेंगे 4L/5KA। तो एक तरह से ये 4/3 है, ये 1/2 है, और ये 4/5 है। तो जरा देखो क्या बी और डी का पैरेलल कॉम्बिनेशन सी के बराबर आता है? हम्म हाँ, यहाँ पे अगर तुम चेक करोगे तो आर बी इंटू आर डी अपॉन आर बी प्लस आर डी, ये वैल्यू आर सी के बराबर आ जाती है। तो इसका मतलब ये कि बी से और डी से जो हीट का सम होगा वो सी के हीट के बराबर होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। और टेम्परेचर डिफरेंस, अगर तुम रेजिस्टेंस ऑफ ई निकालोगे तो ई का रेजिस्टेंस एल आएगा L/6K, और ए की जगह 4A, तो ये आएगा L/24KA। और जो आर ई लिखेंगे उसको हम लोग लिखेंगे dQ/dt अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ई। तो अब क्योंकि आर ई जो है ये मिनिमम आएगा, देखो इससे कम किसी का रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर ये मिनिमम आ रहा है क्यों भाई? उल्टा लिख दिया मैंने ना, डेल्टा टीई होगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन dQ/dt। तो dQ/dt तो सेम है, तो अगर आर ई मिनिमम है तो ई के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी मिनिमम होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से बताओ, कुछ डाउट है या समझ में आ गया? बोलिए। देखो 90% क्वेश्चन तो तुमको उसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ मिलेंगे जितना हम लोगों ने किया है अभी तक कंडक्शन में। यानी बेसिक से देखा जाए तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, हीट फ्लो हो गया, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में पैरेलल में डिवीजन हो गया, मतलब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे। ठीक है, बात बाकी जो 10% है उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हम लोगों ने शायद फर्स्ट केस स्टार्ट किया था, ध्यान से देखो तो, कंडक्शन थ्रू यूनिफॉर्म मीडियम। तो अब सेकंड में आगे बढ़ते हैं। सेकंड में डालते हैं हेडिंग हीट कंडक्शन थ्रू नॉन यूनिफॉर्म मीडियम। अब देखो अगर नॉन यूनिफॉर्म मीडियम है तो दो बातें हैं, कि वो जो मीडियम है वो कंडक्टिविटी की वजह से नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब लोग एग्जाम्पल की तरह करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड है, देखना ध्यान से, ठीक है, और इस रॉड का ये वाला एंड x=0 पे है, ये वाला एंड x=l पे है, क्रॉस सेक्शन इसका a है। लेकिन इस रॉड की जो कंडक्टिविटी है, इस रॉड की कंडक्टिविटी वो x का फंक्शन दी हुई है, कंडक्टिविटी दी हुई है k=k0, ठीक है, इंटू 1 + x/l।
तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें ए पार्ट में तो निकालना है इस रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, फिर बी पार्ट में हमें निकालना है व्हाट इज द रेट एट विच हीट इज फ्लोइंग थ्रू इट, और सी पार्ट में हमको निकालना है इसमें टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। अगर हमें यहाँ का टेम्परेचर T1 दिया है और यहाँ का टेम्परेचर T2 दिया है तो करोगे अपने आप या मैं करूं? ड्रॉ T वर्सेस एक्स भी है, ठीक है। चलो जो भी चीजें पूछी जा सकती हैं सब लिख दिया मैंने। ट्राई कर रहे हो इसको, वेट करूं मैं? यस सर। अब देखो सबसे पहले अगर हमें इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट ले सकते हैं और देखेंगे कि इस एलिमेंट का थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, क्यों भाई? तो एलिमेंट का अगर थर्मल रेजिस्टेंस लिखेंगे तो ये बनेगा एलिमेंट की लेंथ अपॉन एलिमेंट का k विच इज k नॉट 1 प्लस x अपॉन l और उस एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये तो सिर्फ इस एलिमेंट का आया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हीट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रैवल होगी तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे बीच में वो सीरीज में है या पैरेलल में है, क्यों भाई? सीरीज में है या पैरेलल में है, क्यों भाई? सभी में जो हीट जाएगी वो बारी बारी से जा रही है या एक साथ डिवाइड हो रही है? बारी बारी जा रही है सर। तो इसका मतलब वो सीरीज में है, ठीक है। तो यहां से आर इक्विवेलेंट का मतलब हो गया इंटीग्रल डी आर, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन के नॉट ए, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, अंदर आएगा के नॉट डी एक्स अपॉन, नहीं के नॉट तो बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स बाई एल, और एक्स की लिमिट 0 से लेके एल तक। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आता है, क्यों भाई? एल अपॉन के नॉट ए एल एन टू आता है। ए पार्ट कर लिया था, बताइए। यस सर। ठीक है, फिर अगर हमें डी क्यू बाई डी टी चाहिए तो डी क्यू बाई डी टी सीधे सीधे लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा के नॉट ए T1 माइनस T2 एंड डिवाइडेड बाई एल एल एन टू, डी क्यू बाई डी टी भी आ गया। अच्छा, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैसे आएगा? तो उसके लिए क्या करो, डी क्यू बाई डी टी को लिखेंगे हम लोग के ए माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू है के नॉट ए T1 माइनस T2 अपॉन एल एल एन टू, के की वैल्यू रख दो तो ये है के नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल इंटू माइनस डी टी बाई डी एक्स, देखना ध्यान से, इक्वल टू के नॉट ए कैंसिल कर दिया था, T1 माइनस T2 अपॉन एल एल एन टू, तो यहाँ से के नॉट भी कैंसिल हो गया, तो माइनस डी टी इधर ही रखो, बाकी कांस्टेंट अलग कर लो, T1 माइनस T2 अपॉन एल एल एन टू अलग कर लो, और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन एल और आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके एक्स तक, इसको T1 से लेके T तक। तो यहाँ से जरा T की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? T की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, हालांकि अगर तुम देखोगे सिंपली तो ये जो माइनस डी टी बाई डी एक्स है ये प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाई एल के। इसका मतलब ये हुआ x इंक्रीज होगा अगर तो माइनस डी टी बाई डी एक्स डिक्रीज हो रहा है या नहीं है? तो t वर्सेज x का ग्राफ अप्रोक्सीमेटली कैसा बनेगा? मतलब 4 ऑप्शन होंगे अगर हमारे सामने, तो करेक्ट वन तो हम आसानी से ढूंढ ही निकालेंगे, क्यों भाई?
जैसे जैसे हम एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहे हैं तो जो स्लोप की वैल्यू है वो डिक्रीजिंग है, नेगेटिव स्लोप है और डिक्रीजिंग है, तो नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, तो कैसा बनेगा? इस तरह का आएगा ये। इस तरह का कर्व आएगा ये, ठीक है ना? देखो ध्यान से, इसमें ये पॉइंट T1 हो जाएगा, ये पॉइंट T2 हो जाएगा, ये L हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ग्राफ कैसे बनाया है? फंक्शन नहीं निकाला लेकिन ग्राफ डायरेक्टली बना दिया। बताओ, कोई डाउट तो? क्लियर है? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में ध्यान से देखो, तो इस तरह का ये एक टेपर्ड रॉड है, ठीक है? टेपर्ड रॉड है का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इसका रेडियस अलग है और इस पॉइंट पे इसका रेडियस अलग है। यहाँ पे रेडियस इसका A है, यहाँ पे रेडियस इसका B है और लेंथ इसका L दिया हुआ है, ठीक है? और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो यूनिफॉर्म है। जो इसके पहले वाला केस हम लोगों ने किया था वो था वेरिएबल सॉरी कंडक्टिविटी का। और ये तुम ध्यान से देखो तो इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर एक एंड पे हम T1 मेंटेन कर रहे हैं और एक एंड पे T2 मेंटेन कर रहे हैं, तो इस केस में क्या चेंज हो रहा है? जैसे जैसे हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें वेरिएबल है, तो ये भी एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म मीडियम हो गया क्योंकि मीडियम का एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमको निकालना है, ए पार्ट में हमको निकालना है इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है? और बी पार्ट में हमें फिर से उसी तरह से ड्रॉ करना है T वर्सेस X का ग्राफ। देखो करो ट्राई। करना इसी तरह से है, हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है? ये जो एलिमेंट आएगा ये एक डिस्क एलिमेंट आएगा, ध्यान से चेक करो तो, ठीक है? और लेट अस सपोज कि ये जो एलिमेंट है वो इधर से x डिस्टेंस पे है और इस एलिमेंट की जो विड्थ है वो dx है। अच्छा, हमें इस एलिमेंट का रेडियस चाहिए होगा, क्यों भाई? तो रेडियस r कैसे आएगा इसका रेजिस्टेंस लिखने के लिए? तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए देखो ध्यान से, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तुमको नजर आना चाहिए जिसका ये वाला साइड, ध्यान से देखो तो ये वाला साइड उसका x बनेगा, ठीक है? तो ये वाला जो साइड है ये r माइनस ए होगा और ये वाला जो साइड है ये b माइनस ए होगा, और ये पूरा अगर लिखोगे तो l आएगा। दिख रहा है पहले तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल देखने की कोशिश करो पहले तो। दिख रहा है? सर इक्विलैटरल क्यों है? अरे सॉरी, बार बार बोल रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
अब इसमें तुम सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, तो इसको लिखेंगे r माइनस ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एल। तो यहाँ से r निकालना था हमको, तो r की वैल्यू हो जाएगी a प्लस एक्स अपॉन एल इंटू बी माइनस ए। रेडियस हमें इसलिए चाहिए क्योंकि अगर हम इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिखेंगे तो इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस बनेगा dx अपॉन के इंटू ए, और a की जगह पाई आर स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा dx अपॉन के पाई और आर स्क्वायर मतलब बनेगा a प्लस एक्स अपॉन एल और b माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो, और इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, x की लिमिट 0 से l, तो सॉल्व करने के बाद r की वैल्यू l अपॉन के पाई ए बी आएगी। बताओ यहाँ तक पहले तो कोई डाउट है तो? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। देन dt बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो देखो dq बाई डी टी को हम लोग लिखते हैं के ए माइनस ऑफ डी टी बाई डी एक्स, और ये वैल्यू तो स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट हो ही जानी है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो डी टी बाई डी एक्स होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब ये बताओ कि जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं तो एरिया की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? एरिया की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इसका स्लोप जो है वो कम होता जाएगा। यानी फिर से मैं कहूंगा कि देखने में तो ग्राफ ये पुराना ही वाला बनेगा, यही ग्राफ बन जाएगा फिर से। क्यों? ग्राफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यही ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग स्लोप का। क्लियर है? बोलिए। सर आपने T1 को हायर रखा है, T2 को लो, वो भी इसी इक्वेशन से पता चलेगा, कांस्टेंट है क्योंकि ये। ठीक है, तो ये तो हो गया के वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है। और आगे बढ़ते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में हम लिखेंगे हीट कंडक्शन थ्रू टू डायमेंशनल ऑब्लिक थ्री डायमेंशनल मीडियम। मतलब हीट अगर टू डायमेंशनल, ये जो अभी तक जितने भी एग्जांपल थे इसमें सब में हीट का फ्लो जो था वो वन डायमेंशनल था, मतलब हीट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। और अभी तक जितने एग्जांपल लिए उन सभी में हीट का फ्लो एक्स डायरेक्शन में था, तुम ध्यान से चेक करो तो टू डायमेंशनल हीट कंडक्शन का क्या मतलब हुआ, तो इसको पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या चाहिए हमको, एक हमको एन्युलर सिलेंडर चाहिए। एन्युलर सिलेंडर क्या होता है, तो ऐसे समझो, इस टाइप का, जो बीच में कुछ पार्ट जिसका खाली हो, मतलब थिक सिलेंडर हो, थिक हॉलो सिलेंडर। ठीक है, और इस थिक हॉलो सिलेंडर में इनर रेडियस हो गया, आउटर रेडियस हो गया। ठीक है, इनर रेडियस हो गया, आउटर रेडियस हो गया। नोट कर लो, मान लेते हैं इनर रेडियस इसका ए है, आउटर रेडियस इसका बी है, और लेंथ इस सिलेंडर का एल दिया हुआ है। अब ऐसे इमेजिन करो कि अगर हम इस सिलेंडर में इनर सरफेस जो है, इनर सरफेस का टेम्परेचर T1 और आउटर सरफेस का टेम्परेचर T2 मेंटेन करें, तो क्या लगता है इसमें हीट का फ्लो कैसे होगा? क्यों भाई? अगर हम इसका इनर सरफेस और आउटर सरफेस का टेम्परेचर T1 और T2 मेंटेन कर रहे हैं, तो बताओगे कि इसमें हीट का फ्लो कैसे होगा? अंदर वाला जो सिलेंडर का सरफेस है
वो पूरा T1 पे है और बाहर वाला जो है वो T2 पे है। मान लो कि अंदर हमने सपोज करो कि बॉइलिंग वाटर भर दिया है और बाहर इसको हमने मेल्टिंग आइस में रखा है, तो हीट फ्लो कौन से डायरेक्शन में होगा? अंदर से बाहर। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इस केस में जो हीट फ्लो है वो सिलेंड्रिकली आउटवर्ड होगा। बताओ पहले तो, ये बात विजुअलाइज हो रही है? यस सर। ये बात आपको विजुअलाइज हो रही है कि ये जो हीट का फ्लो है ये सिलेंड्रिकली आउटवर्ड है। तो क्या तुमको लग रहा है कि ये 2 डायमेंशन है या नहीं है? 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन हीट फ्लो है या नहीं है? यस और नो बताओ। सर एक तरह से इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल शीट्स बन जाएंगी इन दोनों सरफेसेस के बीच में। जब हीट अंदर से बाहर की तरफ चल रही है, थोड़ा ध्यान से देखो, तो हीट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो तो B माइनस ही है, लेकिन जब ये अंदर से चली तब एरिया कम था, फिर जैसे जैसे बाहर आएगी तो क्या एरिया बढ़ता जा रहा है? बोलो। तो अगर हमें इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक सिलेंड्रिकल शेल कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर अ डिफरेंशियल, करो अपने आप, डिफरेंशियल cylindrical shell of radius r and thickness dr, रेडियस r एंड थिकनेस dr। देखो, और ये जो सिलेंड्रिकल शेल हम लोग लेंगे, देखो ध्यान से, इस तरह से ये आएगा। और ये बताओ कि जब इस शेल में से हीट पास होगी तो dr लिखने के लिए लेंथ क्या लेंगे? जब हीट इस शेल को क्रॉस करेगी तो रेजिस्टेंस जब हम लोग लिखते हैं तो रेजिस्टेंस को लिखते हैं लेंथ अपॉन के ए। तो लेंथ क्या लेंगे इस केस में? लेंथ क्या dr लेंगे? हाँ, लेंथ इसमें dr लेंगे। और बताओ एरिया क्या लेंगे? लेंथ की जगह dr लेंगे, करेक्ट। के की जगह के लेंगे, एरिया की जगह क्या लेंगे? 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर नहीं, 2 पाई आर एल लेंगे। थोड़ा ध्यान से सोच के बताया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डायग्राम, यस इसीलिए सर। मैं क्लियर बना रहा हूँ। रीजन की मैं चाहता हूँ तो अपने आप सोच के जवाब दो, तो गलत जवाब तो ना दो। यस सर। एरिया कौन सा एरिया है जिससे हीट ट्रेवल कर रही है एट ए टाइम? 2 पाई आर। सिलेंड्रिकल एरिया। फिर अब ये बताओ कि इस तरह के जितने भी सिलेंड्रिकल शेल्स आएंगे वो सीरीज में आएंगे कि पैरेलल में आएंगे? सीरीज। सीरीज में आएंगे तो हम इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, 1/2 पाई के एल बाहर आ जाएगा और अंदर इंटीग्रेशन को होगा dr/r, और इसको a से भी इंटीग्रेट कर देंगे तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1/2 पाई के एल और ln ऑफ d/a आएगा। बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया? क्यों भाई? तो अगर इसमें हमको हीट फ्लो का रेट निकालना हो तो हीट फ्लो का रेट हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन आर इक्विवेलेंट। हो जाएगा कैलकुलेट, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। आर निकल आया तो हीट आई जाएगी। बताओ। ये जो मैंने 2 डायमेंशनल किया है ये क्लियर है या नहीं? कुछ डाउट है तो पूछो पहले। सर मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि हीट जो है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफर हो रही है। हाँ वो तो हो ही रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। मतलब सब एरिया का कंसेप्ट आ रहा है इसलिए मतलब 2 डायमेंशन। एरिया का तो कंसेप्ट हमेशा ही है हर एक केस में, जब 1 डायमेंशन भी थी तब भी तो एरिया से ही जा रही थी। ये यस बता, सर। मान लो ये थिक हॉलो स्फेयर है,
और इस थिक हॉलो स्फीयर में इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर का हम लोग टेम्परेचर अलग अलग ले रहे हैं, और ये स्फीयर का जो मटेरियल है वो ये है। अब स्फीयर है तो हमें इसका क्रॉस सेक्शन ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों शेल कैसे दिखेंगे। तो मैंने मान लिया कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस देखो क्या बनेंगे। इनर रेडियस इसका ए है, आउटर रेडियस इसका बी है। तो इसमें हीट फ्लो कैसे होगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें इनर स्फीयर से अगर T1 हायर है तो हीट जो है वो इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर की तरफ जाएगी। तो क्या ये वाला जो हीट फ्लो है ये 3 डायमेंशन है या नहीं है ये बताओ। यस सर। बस आगे करो, इसके लिए भी अपने आप करो, रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे हम एलिमेंट क्या लेंगे, यहाँ पे हम एक शेल लेंगे। डिफरेंशियल एलिमेंट एक शेल होगा जिसका रेडियस r होगा और थिकनेस उसका dr होगा। क्यों भाई, थिकनेस उसका dr होगा, ठीक है। रेडियस r और थिकनेस dr। अब जब हीट इस शेल को क्रॉस करेगी तो बताओगे कि लेंथ कितना ट्रैवल कर रही है और एरिया कितना ट्रैवल कर रही है। एरिया की जगह क्या लेंगे, लेंथ की जगह क्या लेंगे जब dr लिखेंगे, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस बताओ। लेंथ के लिए dr और एरिया के लिए 4πr²। हाँ करेक्ट, dr अपॉन k इंटू 4πr² बनेगा। और क्या यहाँ भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो dr हैं वो सीरीज में होंगे, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं a से b। क्या आएगा r की वैल्यू, r की वैल्यू आएगी 1/4πk ब्रैकेट 1/a माइनस 1/b। तो तुम ये दोनों तो फिलहाल याद रखना ही, क्यों भाई, एक तो स्फीयर का और एक सिलेंडर का। बताओ क्लियर है या नहीं। सर ऊपर वाले में एक डाउट है। हाँ सर ये जो dq/dt आएगा वो तो सिर्फ रेडियल हीट का आएगा ना। सर अगर अलोंग द लेंथ का निकालना है सिलेंडर में अलोंग तो हीट फ्लो ही नहीं हो रही है, तो हीट जहां फ्लो हो रही है वहीं तो निकालेंगे dq/dt। ये तो सर ये 2D में फ्लो हो रही है x एक्सिस और y एक्सिस में। हाँ तो सर ये जो r इक्विवेलेंट आया और फिर dq/dt आएगा वो सिर्फ रेडियल वाला आएगा क्योंकि हमने लिमिट से a से b तक रखी है। का ही आएगा ये, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसी के करस्पॉन्डिंग हम r निकाल रहे हैं, उसी के करस्पॉन्डिंग हम dq/dt निकाल रहे हैं। वन डायमेंशन हीट फ्लो है ही नहीं। इस केस में हम लोग बोलते हैं कि दिस इज 2 डायमेंशनल हीट फ्लो, और इस केस में हम लोग बोलते हैं दिस इज 3 डायमेंशनल हीट फ्लो। नहीं क्लियर है। सर मतलब लेंथ के लॉन्ग कोई हीट फ्लो हो ही नहीं रही है इसलिए। ना इसलिए क्यों निकालेंगे, जिस डायरेक्शन में हो रही है उसी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। देखो मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हारा कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं कि
एक ये सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और एन्युलर सिलेंडर है उसी तरह से जैसे पहले हम लोगों ने लिया, ठीक है। इस तरह से, ठीक। और इसमें जो थिक पार्ट है वो यही वाला पार्ट है, मतलब वही सिलेंडर है जो ऊपर रखा हुआ है। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, इसमें ये वाला फेस T1 टेम्परेचर पे है और ये वाला फेस T2 टेम्परेचर पे है। तो अब जरा बताओगे कि इसमें हीट फ्लो कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा या 1 डायमेंशनल होगा? वही सिलेंडर है। इसमें हीट फ्लो कैसा होगा, 2 डायमेंशनल होगा या 1 डायमेंशनल होगा? सर 1 डायमेंशनल होगा। हम्म सर 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल होगा ना। तो अगर इसका इनर रेडियस A और आउटर रेडियस B ले लें, ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इसका जो K है वो इस R का फंक्शन है, जो इसका कंडक्टिविटी है वो है K0 1 प्लस R/R। देखो जो इसकी कंडक्टिविटी है वो इस हिसाब से बदल रही है, लेंथ के हिसाब से नहीं बदल रही है, ठीक है। तो हमें इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स। बताओ कैसे करेंगे? कैपिटल आर क्या है? हाँ, कैपिटल आर तो कुछ है ही नहीं। तो एक काम कर सकते हैं कि कैपिटल आर की बजाय सर उसको कांस्टेंट मान। बी ले लो ना, बी। कैपिटल आर की जगह बी ले लो, ठीक है ना। K0 इज अ कांस्टेंट। क्यों भाई? तो इसमें हीट फ्लो कैसा हो रहा है? हीट फ्लो इसमें 1 डायमेंशनल है, ये तो बात समझ में आ गई सभी को। लेकिन इसमें एलिमेंट कैसा लेंगे हम, डिफरेंशियल एलिमेंट? सर सरफेस जैसा, जैसे T1 सरफेस है ऐसा एलिमेंट। इसमें जो एलिमेंट हम लोग लेंगे ना वो भी एक सिलेंड्रिकल शेल ही लेंगे, कुछ और नहीं ले सकते हैं। रीजन, एलिमेंट हम लोग लेते हैं के वेरिएशन के हिसाब से, मतलब के जैसा वेरी कर रहा है। हम लोग ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि उस के की वैल्यू उस एलिमेंट पे हर जगह सेम रहे। अब के क्या है, के आर रेडियस पे हर जगह सेम है, लेंथ वाइज तो चेंज हो नहीं रहा है, आर रेडियस के हिसाब से सेम है। तो हम लोग एलिमेंट भी आर रेडियस के हिसाब से ही लेंगे, यानी कि इसका ये वाला रेडियस आर बनेगा, ठीक है। देखना ध्यान से। और कितना थिकनेस का लेंगे, तो डी आर थिकनेस का ये एलिमेंट बनेगा, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का। लेकिन इस केस में जो हीट का फ्लो है, हीट का फ्लो तुम ध्यान से देखो तो उसके सरफेस पे ही हो रहा है। ये हीट का फ्लो है, हीट का फ्लो लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है। सर लेकिन ये जो, पैरेलल हो हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? इसका जब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे डी आर, तो बताओगे कि लेंथ की जगह क्या आएगा? कैपिटल एल। लेंथ की जगह कैपिटल एल आएगा, ठीक है। के की जगह, के की जगह आएगा K0 1 प्लस R/B। एरिया की जगह क्या आएगा?
जब हीट क्रॉस कर रही है तो कितने एरिया से एक साथ क्रॉस कर रही है? L into dr. 2 पाई r 2 पाई आर डी आर होगा। देखो ध्यान से, ये वाला एरिया लेंगे ना, शेडेड एरिया। एलिमेंट में जब हीट क्रॉस कर रही है तो एरिया कौन सा है? नहीं दिख रहा ये बात? लेंथ एल है और एरिया है 2 पाई आर डी आर। और इस केस में जो ये डी आर आएंगे ये सारे पैरेलल में आएंगे। पैरेलल में इसलिए आएंगे क्योंकि हीट जब इधर से एंटर हुई तो सारे शेल्स में एक साथ डिवाइड हो गई। तो इस बार डी आर को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इस बार हम लोग लिखेंगे कि जब हम लोग 1/r इक्विवेलेंट लिखेंगे तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr। देखना ध्यान से। और जब 1/dr करेंगे इंटीग्रेशन तो इसमें से देखो ध्यान से 2 पाई के नॉट अपॉन एल बाहर आएगा, अंदर बनेगा r इंटू 1 प्लस r अपॉन बी डी आर, और r की लिमिट्स a से लेके b तक। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन हो जाएगा, छोड़ दो। प्रोसेस बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया? इतना बातें मैंने बताई हैं, कुछ गया भेजे में नहीं गया। क्या फर्क है पिछले केस में और इस केस में? यस सर। एलिमेंट ऐसा क्यों लिया है और फिर डी आर पैरेलल में क्यों है? ये सब बातों का मतलब क्लियर होना चाहिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं। एलिमेंट हम लोग इस k के हिसाब से लेते हैं, ऐसा एलिमेंट लेते हैं कि उस एलिमेंट पे सभी जगह k की वैल्यू सेम हो, तब तो उसका डी आर लिख पाएंगे। और ये जितने भी एलिमेंट आएंगे इस तरह से, जब हीट यहां से चलेगी तो क्या सभी में एक साथ डिवाइड हो जाएगी ना, और बाद में क्लब होके दोबारा फिर एक साथ निकलेगी। तो इसका मतलब ये पैरेलल में आएंगे, तो पैरेलल में होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा, 1/r इक्विवेलेंट इंटीग्रेट होगा। फिर 2 पाई r dr नहीं समझ में आया एरिया। ये वाला एरिया कैसे निकालोगे, ये जो मैंने शेड कर रखा है ये वाला एरिया, ये बताओ। बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया। हाँ तो माइनस करो ना, तो ये 2 पाई आर डी आर ही तो बचेगा। कितनी बार तो लिख चुके हो रिंग का एरिया। डिस्क में जब एलिमेंट लेते हो रिंग तो उस रिंग का लेंथ क्या लिखते हो? इसका डीए नहीं निकाला हुआ है कभी? निकाला सर। वही तो लिखा है। यस। ठीक है, नोट कर लिया है। देखो ज्यादा परेशान ना हो, 90% मैंने कहा ना, 90% क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ये सब जद्दोजहद जो है 10% के लिए है। ठीक है, और देखो आगे। देन केस 4 में हेडिंग पड़ेगा हीट कंडक्शन थ्रू वेरिएबल थिकनेस मीडियम। हीट कंडक्शन थ्रू वेरिएबल थिकनेस मीडियम, इसका क्या मतलब हुआ वेरिएबल थिकनेस मीडियम का, ये भी समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वेसल है, बीकर है, ठीक है, और इसमें हम लोगों ने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, और ये वाटर फिल किया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर फिल्ड है इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और हमने इसको एक ऐसी सराउंडिंग में रखा हुआ है जहां का टेम्परेचर -θ डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वाटर का जो हाइट है वेसल में वो कैपिटल H है। तो बताओ कि क्या होगा, और ये सिचुएशन है T = 0 की। क्या लगता है, सोच के बताओ क्या होगा? तो हीट ट्रांसफर होगी वाटर से सराउंडिंग में। फिर क्या होगा? वाटर ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर अगर हीट देगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हाँ, वाटर यार वाइस में बदल जाएगा। कहाँ हाँ मतलब सर
वाटर किस में बदलने लगेगा? आइस में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आइस का जो बनना स्टार्ट होगा वो कहाँ से शुरू होगा, टॉप लेयर से या बॉटम लेयर से? टॉप लेयर से। टॉप लेयर से। टॉप लेयर से। क्यों टॉप लेयर से? क्योंकि हीट तो टॉप लेयर ही पहले दे रही है ना। यस सर। तो होगा क्या इस केस में, धीरे 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 वाटर फ्रीज होगा, और वाटर फ्रीज होगा अगर, तो धीरे धीरे आइस का थिकनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको कुछ देर के बाद देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ देर के बाद लेट अस अज्यूम कि इसमें आइस का कुछ थिकनेस फॉर्म हो गया होगा। कितना थिकनेस मान लेते हैं, वाई, लेकिन बाकी अभी भी नीचे वाटर है। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, आइस का वो पार्ट जो सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में है वहां का टेम्परेचर -θ हो गया होगा। और अब क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी लेयर बढ़ रही है, ध्यान से देखना। तो धीरे धीरे आइस की लेयर इंक्रीज हो रही है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगले dt टाइम में क्या बोल सकते हैं कि ये dy थिकनेस वाटर का और फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, फ्रीज होने का मतलब है कि ये हीट देगा, और वो हीट जा कहाँ रही है, वो हीट जा रही है सराउंडिंग में। तो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वाटर से हीट निकलती है, और फिर वो हीट जो है वो आइस से होती हुई, देखो ध्यान से, आइस से होते हुई सराउंडिंग में डिसिपेट हो रही है। अब ध्यान से बताओ, ये जो हीट कंडक्शन है, ये हीट कंडक्शन कौन से मीडियम से हो रहा है? कौन सा मीडियम है जो हीट कंडक्ट कर रहा है? क्यों भाई, बोल सकते हैं कि हीट कंडक्शन आइस के थ्रू हो रहा है? यस सर। है ना, मतलब आइस के थ्रू हीट कंडक्शन हो रहा है। आइस इटसेल्फ इज एक्टिंग एज मीडियम, और धीरे धीरे वो यस सर। बढ़ती जाएगी। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि नेक्स्ट dt टाइम में dy थिकनेस का वाटर आइस में कन्वर्ट होगा, और उससे जो हीट लगेगी वो हीट इस मीडियम के थ्रू कंडक्ट हो रही है। ध्यान से देखो, इस मीडियम का टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है -θ। तो बताओगे कि dq/dt क्या लिखेंगे कंडक्शन के हिसाब से? तो वो लिखेंगे k आइस इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे 0 माइनस थीटा। क्यों भाई, T1 - T2 और अपॉन एल की जगह आएगा वाई। ये इक्वेशन क्लियर है कैसे लिखी है? यस। और इसमें लिखेंगे व्हेन dq अमाउंट ऑफ हीट लीव्स सिस्टम, देन dy थिकनेस ऑफ वाटर फ्रीजेज। dy थिकनेस ऑफ वाटर फ्रीजेज। तो यहां से हम एक बात और लिख सकते हैं कि जो dq होगी वो dm इंटू LF के भी इक्वल होगा। dm क्या होगा? dm होगा dy थिकनेस का वाटर, यानी कि रो इंटू ए इंटू dy इंटू LF। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इस इक्वेशन 2 का dq उठा के इक्वेशन 1 में रखो, क्या मिलेगा देखो। तो रो ए LF इंटू dy अपॉन dt इज इक्वल टू k आइस इंटू ए इंटू थीटा अपॉन वाई। तो यहां से देखो हम लोग y dy को एक तरफ कर लेते हैं, और बाकी कांस्टेंट k आइस इंटू थीटा अपॉन रो LF और dt दूसरी तरफ। बेसिकली हम लोग टाइम और y में रिलेशन निकाल रहे हैं कि भाई h थिकनेस का जो आइस है, h थिकनेस का जो वाटर है, उसको फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से अगर तुम टाइम निकालोगे तो टाइम आ जाएगा रो LF h² अपॉन 2k आइस इंटू थीटा। तो ये तुम याद रख सकते हो कि वो जो टाइम लगेगा वो h² के प्रोपोर्शनल है। देखो ये सारी कैलकुलेशन क्लियर है या नहीं?
हम्म हम्म सर एच आइस की हाइट हुई ना? हम्म सर एच आइस की हाइट हुई। एच इनिशियली वाटर की हाइट थी जो बाद में आइस में कन्वर्ट हो गया। यस सर। If first 1 centimeter of water freezes in 1 hour, then next 1 centimeter of water will take another, बताओगे कितना टाइम? मतलब शुरू में 1 सेंटीमीटर फ्रीज होने में अगर 1 घंटा लग रहा है तो अगला 1 सेंटीमीटर फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा? आइस जो फ्रीज हुई है, ध्यान से देखो, तो यहाँ का टेम्परेचर -θ है और यहाँ का टेम्परेचर 0 है। तो जो हीट का फ्लो हो रहा है, हीट का फ्लो तभी हो पाएगा ना जो हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होगा। तो आइस के अंदर भी हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होगा। जो आइस वाटर के साथ कांटेक्ट में है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, बाकी का टेम्परेचर 0 से कम होगा। समझ गए? यस सर। इसका आंसर बताओ भाई कोई। देखो अगर हम ऐसे बोले कि जो टाइम टेकन है वो वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 1 आवर है वो प्रोपोर्शनल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो टी टाइम प्रोपोर्शनल होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहां से टी की वैल्यू निकालोगे तो 4 आवर आएगी। यानी एडिशनल पूछेगा, एडिशनल कितना लगेगा, तो 3 आवर आएगा। ठीक है ना? सर वाई स्क्वायर की प्रोपोर्शनल कैसे होगी? ऊपर तो आपने एच स्क्वायर की प्रोपोर्शनल निकाला। बेटा वाई तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से वाई इंटीग्रेट कर दोगे तो वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ऐसे इतने छोटे छोटे बातें नहीं पूछो। वो तो एस तक इंटीग्रेट किया तो एच स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 0 से वाई इंटीग्रेट करोगे तो वाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। एक ही बात नहीं है? सर ठीक है। देखो नॉर्मली जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, जहां भी जाता है, कानपुर में तो नहीं जाता है, ठीक है, तो वहां क्या होता है, वेसल्स में रखा हुआ, बर्तनों में रखा हुआ जितना भी वाटर है वो कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है वो हमारे सामने है। कुछ कितना भी टाइम लगे फ्रीज तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर तुमने सुना हो तो जितनी भी पॉन्ड्स वगैरह हैं, झील हो गई, नदी हो गई, तो उन सब में पूरा पानी कभी भी फ्रीज नहीं होता है। मालूम है ये बात? यस सर। तो ऐसा क्यों होता है? बताओ। पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब में क्या होता है, कभी भी पूरा पानी फ्रीज नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर ऊपर की जो लेयर है उस पे आइस बन जाती है, बाकी नीचे वाटर ही रहता है। ठीक है ना? यानी जो भी फिश वगैरह हैं वो सब जिंदा ही रहती हैं उस टेम्परेचर पे, जो भी सरवाइव कर पाएगा। तो ऐसा क्यों है, बताएगा कोई? इंसुलेशन की वजह से। हाँ, सर इंसुलेशन की वजह से। इंसुलेशन कहाँ है? रिवर में कहाँ से है इंसुलेशन? आइस की वजह से। आइस की वजह से? अरे यही तो हो रहा है वेसल में। और इसमें क्या फर्क है ये मैं पूछ रहा हूँ। वेसल में कंप्लीटली वाटर फ्रीज हो जाता है, लेकिन पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा इसलिए है
क्योंकि ये जो रिवर है वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा मेंटेन रहता है। तो क्या होता है कि हीट जो है अर्थ के अंदर से उसको कंटिन्यूअसली मिलती रहती है। वेसल में तो वाटर ही है सिर्फ, और ये हीट पहले वाटर के थ्रू कंडक्ट होती है और फिर ये हीट आइस के थ्रू कंडक्ट होती है और इतने कंडक्शन के बाद फिर वो एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होती है। वेसल के केस में कोई भी ऐसा नहीं है जो नीचे से हीट कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे अर्थ के साथ कांटेक्ट में है इसलिए ऐसा होता है। तो अगर हम आइस का थिकनेस y1 ले लें और वाटर का थिकनेस y2 ले लें, आइस की कंडक्टिविटी k आइस, वाटर की कंडक्टिविटी k वाटर, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये एक तरह से सीरीज कनेक्शन ऑफ रॉड्स हो गया कि नहीं हो गया? तो सीरीज कनेक्शन ऑफ रॉड्स में क्या लिखेंगे? तो θ2 - 0 अपॉन L अपॉन KA इज इक्वल टू 0 माइनस θ1 अपॉन L अपॉन KA। K की जगह K आइस, L की जगह y1। तो यहाँ से अगर हमको y1 अपॉन y2 निकालना हो या K1 अपॉन K2 निकालना हो तो वो सब चीज़ें निकल आएंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो लिखा है मैंने। क्लियर है दोनों केस? Practically what happens in case of lakes, rivers, and what happens in case of vessel containing water? क्लियर है? सर एक चीज नहीं समझ आ रही, जैसे आपने ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक केस और है इसमें, केस नंबर 5, और इसमें लिखेंगे हम लोग हीट कंडक्शन थ्रू वेरिएबल टेम्परेचर डिफरेंस। हीट कंडक्शन थ्रू वेरिएबल टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें क्या करना है हमको? इसमें हम लोग एक नॉर्मल वाला रॉड लेते हैं जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था ये चैप्टर, L, K, A, और ऐसे मान के चलो कि इस रॉड का हमने एक एंड हमने T0 पे मेंटेन किया हुआ है, या ऐसे समझ लो कि हमने ये वाला एंड फर्नेस में रख दिया है, T0 टेम्परेचर पे है फर्नेस, ठीक है। और इस रॉड के दूसरे एंड पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट s है, और t = 0 पे जब हमने इस ऑब्जेक्ट को इससे कनेक्ट किया तो इसका टेम्परेचर T1 था, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 था। तो अब क्या लगता है जैसे जैसे टाइम पास होगा तो क्या होगा बताओ? फर्नेस, ऑब्वियसली फर्नेस है तो हायर टेम्परेचर पे है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लोअर है। जब कनेक्ट किया तब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T1 है। तो अब अगर हम छोड़ देंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बारे में क्या कहोगे? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा। क्या वो टाइम के साथ चेंज होगा? और क्योंकि यस सर। का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होगा तो रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस भी चेंज होगा, यानी रॉड में जो रेट ऑफ हीट है वो बदलती जाएगी धीरे धीरे। तो हमें निकालना होता है इसमें कई बार कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या पहुंचेगा आफ्टर ए टाइम t। तो t = 0 की सिचुएशन हमको दिख रही है, तो मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद क्या होगा। तो कुछ देर के बाद फर्नेस का टेम्परेचर तो T0 ही रहेगा। सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T हो गया है, ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर T है तो बताओगे कि यहाँ से यहाँ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या लिखेंगे? रेट ऑफ हीट कंडक्शन dQ/dt की वैल्यू एट दिस मोमेंट। T0 - T अपॉन L/K। तो K × A ब्रैकेट T0 - T अपॉन L आएगा, ये बताओ।
अब ऐसे समझो कि ये जो टेम्परेचर है, क्या ये टेम्परेचर भी बढ़ के T से T प्लस dt हो जाएगा जब टाइम T से T प्लस dt जाएगा, यानी जब इसको dq अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा तो इसका टेम्परेचर dt से इंक्रीज होगा। तो क्या dq को हम लोग लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू ms dt ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट को जब dq हीट मिलेगा तो उसका टेम्परेचर dt इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के लिए dq इक्वल टू ms dt लिख सकते हैं। तो यहाँ तुम ये Yes, शीट में डाल दो, तो ये आएगा ms dt बाई टाइम वाला dt इक्वल टू के ए टी नॉट माइनस टी अपॉन एल। सॉल्व करो इसको, टेम्परेचर वाले टर्म्स टी नॉट और टी dt के साथ ले आओ और बाकी कांस्टेंट और टाइम वाला dt उधर भेज दो। इंटीग्रेट करो, टेम्परेचर की लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, टाइम की लिमिट्स हो गई 0 से t और टेम्परेचर की लिमिट्स हो जाएंगी T1 से T। देखो यहाँ से t की वैल्यू क्या आती है, कर लो, सॉल्व हो गया। t की वैल्यू आएगी T नॉट माइनस T1 e टू द पावर माइनस के ए टी अपॉन MSL। याद नहीं रखना है कुछ भी, मतलब मेथड समझ लो, मेथड क्या है किया हम लोगों ने, प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस में कोई डाउट है तो बताइए। अगर तुम इसका ये जो मैंने फंक्शन निकाला है, अगर इसका मान लो ग्राफ ही बनाना हो तो इसमें क्या होगा, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कितना था T1 और बॉडी का आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो बॉडी का आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टेम्परेचर तो T नॉट ही हो जाना है। तो ये जो इंक्रीमेंट है ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट है, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम तो टेम्परेचर इसका T नॉट ही हो जाएगा। ये जो T टेम्परेचर है ये कहीं बीच में है, समझ गए? yes sir. क्लियर है? देखो करो क्वेश्चन, एक बार आया था क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, काफी पहले का है क्वेश्चन, देखो चलो करो, ट्राई करो। क्वेश्चन ये वाला पढ़ो तो देखो एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने थ्योरी में किया है, क्यों, बस इसमें सिलेंडर विलेंडर दे रखा है। तो अगर हम dq बाई dt लिखेंगे किसी भी टाइम पे, तो dq बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं के ए टी नॉट माइनस टी और अपॉन एल, बोलो। और dq को हम लोग लिखेंगे, dq को लिख सकते हैं ms dt। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे dt अपॉन टी नॉट माइनस टी इक्वल टू के ए अपॉन MSL टाइम वाला dt, तो इंटीग्रेशन में टाइम 0 से t कर देना और टेम्परेचर जो है 400 से 350, क्यों भाई 400 से 350 या फिर 300 से 350। 300 से 350। और टी नॉट की वैल्यू क्या है, टी नॉट की वैल्यू 400 केल्विन है, बोलो Yes sir. वैल्यू क्या आएगी, तो ये टी आना चाहिए
MSL upon K into A and ln of 400 minus 300 upon 400 minus 350। क्यों भाई? तो ये देखना सॉल्व करके, मेरे पास तो आंसर है ये 166 सेकेंड्स आना चाहिए। आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हीट कंडक्शन में इतना ही है, ज्यादा और कुछ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो देखो वो था जो हम लोगों ने कल तक किया था, लास्ट लेक्चर तक किया था। ठीक है,